नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि चुप रहने की ताकत क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह कहानी। आज की यह कहानी आश्रम और आश्रम में रहने वाले गुरु और शिष्य की है। आश्रम के जब सभी बच्चे दूसरे कामों में लगे होते तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता। वह किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। आश्रम के सभी बच्चे जब पूरी काम खत्म करने के बाद पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करते तो वहीं शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। यह देखकर उसके गुरुजी को बड़ी प्रसन्नता होती। उन्हें लगता कि कोई तो है आश्रम में जो चुप रहने की ताकत को समझता है। आश्रम का जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता तो गुरुजी उस शांत बच्चे की राय जरूर लेते। यही बात आश्रम के एक दूसरे बच्चे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वह गुरुजी के सामने बच्चों के कामों में कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता ताकि गुरुजी उसे महान समझने लगे। वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा करता, चाहे उसे कोई सलाह मांगे या ना मांगे, वह फिर भी उन्हें अपनी सलाह देता। वह बहुत ही चालाक शिष्य था। आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में वह बहुत ही प्रसिद्ध था क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता। जब आश्रम में गुरुजी उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चे की राय लेते तो यह बात उसे बहुत खटकती थी। उसे लगता कि वह दूसरे बच्चों से ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी नहीं करते। गुरुजी को उस चालाक शिष्य के स्वभाव के बारे में पता था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे ताकि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत और दिखावा करने की आदत दोनों खत्म हो जाए और साथ ही साथ दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गुरुजी की यह इच्छा थी कि वह किसी तरीके से उस चालाक शिष्य को एहसास करवाए कि चुप रहने से उस असीम सत्य को जाना जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ और जो भी दो बच्चे सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। और गुरुजी ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर शिष्य को पूरे मन से भिक्षा मांगना चाहिए। औपचारिकता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम जीवन का एक बहुत बड़ा ज्ञान खो दोगे। गुरुजी ने जानबूझकर उस चालाक शिष्य और शांत रहने वाले शिष्य की जोड़ी बनाई। चालाक शिष्य के मन में बस एक ही बात चल रहा था कि मैं इस बार साबित कर दूंगा कि मैं कितना प्रतिभावान हूँ। दोनों शिष्य ने आपस में सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म हो सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी थी और उसकी आंखों में एक एकांत दिखता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा शिष्य हर द्वार पर जाकर उसको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता, जिससे ज़्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो चालाक शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगुनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे मन ही मन बहुत दुख हुआ। दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जाने लगे। तभी चालाक शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने को कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। चालाक शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता ही नहीं चलेगा कि ज़्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी। सभी शिष्य के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तौली गई तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज़्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन किया और आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता, इससे आपसी मतभेद होने का खतरा है।
इसलिए तुम दोनों में से जो ज़्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने पूछा कि तुम में से ज़्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया, तो चालाक शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वह दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना मैं अपनी भिक्षा अलग ही थैले में रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा, क्या तुम इस बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे ये मैं साबित कर पाऊँ कि मैं इससे ज़्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था और यह मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था, और इसी ने मुझसे भिक्षा एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी, जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि बताओ कि इस पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा, गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह और भी कुछ बोलता, इससे पहले गुरुजी ने उसे चुप करवाया। गुरुजी ने दूसरे शिष्य की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये आंसू श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के थे। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि यह बहुत ही सुंदर दृश्य है, लेकिन असल बात यह है कि सुंदरता बोलकर कभी बताई ही नहीं जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है, और सामने वाला उस सुंदरता को अपनी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी। दूसरे शिष्य ने अपनी सभी कोशिशें नाकाम होती देख वह फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता ही जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने के बजाय वह बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते रहना, यह सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप अपने साथ वक्त बिताते हैं तो अपने आप को ज़्यादा जान पाते हैं। एक बार अगर आप अपने मन को एकांत में स्थापित कर लेते हैं तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर आपकी सादगी, आपका एकांत और आपकी स्पष्टता झलकती है, और उस समय आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वह ज़्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा जो उसे दिखाई दे रहा है। तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को प्रभावित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और साबित करने के चक्कर में वह शब्दों के जाल में फंसते ही चले जाते हैं, और धीरे धीरे वह उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? उसकी यह भूख बढ़ती ही जाएगी। वह इस संसार में सभी को कभी नहीं प्रभावित कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने के बजाय हमें अंतर्मुखी होना चाहिए। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। किसी व्रत की भांति दिन में कुछ समय या हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी।
चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय तक चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।